इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आर्कटिक की बर्फीली चद्दर के बीच में वैज्ञानिकों को एक पुराना एयरक्राफ्ट मिलता है। और जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखने को मिलती है। यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट डेट में, मार्च 1942, नॉर्वे, जहाँ एडोल्फ हिटलर का खास आदमी जिसका नाम जोहान है, जोहान हिटलर के लिए हथियार बनाता है। साथ ही में वो हाइड्रा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर भी होता है। वो अपने लोगों के साथ चर्च में जाता है वहाँ कोई खास चीज़ को ढूंढने के लिए। जोहान को इतिहास का और अध्यात्म का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। चर्च में जो वो ढूंढने आया था वो उसे मिल जाता है, लेकिन जल्द ही वो समझ जाता है कि ये नकली है। फिर वो चर्च के फादर से इसके बारे में पूछता है। चर्च के फादर कहते हैं कि जिस चीज़ को तुम ढूंढने आए हो तुम उसके लायक नहीं हो, और ना ही तुम उसकी पावर कंट्रोल कर सकते हो, और ना ही तुम्हारा कोई अच्छा इरादा है। जोहान चारों तरफ दीवार देखता है। उसे दीवारों पर एक बटन दिखती है। जोहान जब उस बटन को दबाता है तो दीवार के अंदर से एक डब्बा निकलता है। उस डब्बे को खोलने के बाद उसके अंदर से एक नीले रंग की रोशनी निकलती है। जोहान जब उसे देखता है तो दरअसल उसमें एक टेसरेक्ट होता है, जो कि पूरी पृथ्वी में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। जोहान फादर को मार के टेसरेक्ट लेकर वहाँ से निकल जाता है। कहानी अब यहाँ से एक साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पे हम अब 1943 का टाइम देखते हैं, जहाँ पे हमें स्टीव रॉजर्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि आर्मी में भर्ती होकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ युद्ध का माहौल चल रहा है। लेकिन वो जितने बार भी सेना के लिए अप्लाई करता है, उसकी फिजिकल और मेडिकल प्रॉब्लम के कारण उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस कारण स्टीव रॉजर्स बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। अगले दिन वो अपने दोस्त बकी से मिलने जाता है, जो कि पहले से ही आर्मी में। बकी उसे एक एग्जीबिशन में ले जाता है, जहाँ पर फ्यूचर की चीज़ों के लिए प्रदर्शनी लगी होती है। यहाँ पर हमें हावर्ड स्टार्क भी दिखाए जाते हैं, जो कि टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के पिता हैं। वो अपनी फ्लाइंग कार को दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे। तभी स्टीव रॉजर्स को वहाँ पर आर्मी में भर्ती होने की एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है। स्टीव रॉजर्स उस एडवर्टाइजमेंट के पीछे चला जाता है। बकी भी उसके पीछे आता है। बकी उसे समझाता भी है कि तुम कई बार आर्मी के लिए रिजेक्ट हो चुके हो, लेकिन स्टीव रॉजर्स नहीं मानता है। स्टीव कहता है हमारी देश की सेना वहाँ बॉर्डर पर लड़ रही है, हमारी सेना हम सबकी रक्षा कर रही है, मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वहीं पीछे खड़े एक वैज्ञानिक जिनका नाम इब्राहिम रेस्किन होता है, वो स्टीव की ये सब बातें सुन रहे थे। इसके बाद स्टीव रॉजर्स अंदर भर्ती के लिए जाते हैं, जहाँ उसका मेडिकल हो रहा होता है। लेकिन तभी नर्स डॉक्टर को आकर बताती है कि इसे 5 से 6 बार पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद डॉक्टर भी वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। स्टीव समझ जाता है कि उसे इस बार भी रिजेक्ट कर दिया गया। तभी वहाँ पर वही वैज्ञानिक आ जाता है जो कि स्टीव की बातें सुन रहा था। उनका नाम इब्राहिम होता है। तभी वो स्टीव को बताते हैं आर्मी के साइंस प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ, क्या तुम नाजी लोगों को मारना चाहते हो? स्टीव कहता है मुझे दादागिरी पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। स्टीव डॉक्टर इब्राहिम को अपने बारे में कई झूठ भी बोलता है, लेकिन इस पर डॉक्टर इब्राहिम कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। तब वो सच सच बता देता है कि मैं ब्रुकलिन से हूँ और सेना में भर्ती होने के लिए 5 बार पहले ही ट्राई कर चुका हूँ। डॉक्टर इब्राहिम उसे मेडिकल में पास कर देते हैं और अब वो एक सोल्जर बनने के लिए तैयार है। पर उसे ट्रेनिंग में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसका शरीर बहुत कमज़ोर ट्रेन में बैठ जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर इब्राहिम वहाँ पर आते हैं, जो कि कैप्टन से बोलते हैं कि मुझे अपने साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए स्टीव रॉजर्स चाहिए, जो कि कैप्टन को बताते हैं कि उन्होंने साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए स्टीव रॉजर्स को चुना है। पर इस पर कैप्टन कहते हैं कि इसके लिए मेरे पास एक जवान है जिसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। डॉक्टर इब्राहिम इस पर कैप्टन से कहते हैं कि उन्हें शरीर से ताकतवर नहीं, दिल से ताकतवर आदमी चाहिए। तभी कर्नल एक ग्रेनेड खोलकर सभी सैनिकों के बीच में फेंक देता है। सभी सैनिक तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन स्टीव रॉजर्स उस ग्रेनेड के ऊपर जाकर लेट जाता है, जिससे बाकी साथी बच जाएं। हमें वो सोल्जर भी दिखाया जाता है जो कि कर्नल के द्वारा चुना जा रहा था, जो कि एक गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। और अब सभी को यकीन हो गया है कि इस सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट के लिए स्टीव रॉजर्स ही सही है। दूसरी तरफ हमें जोहान दिखाया जाता है, जो कि अपने वैज्ञानिकों के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें उसने एक मशीन बनाकर टेसरेक्ट की मदद से उसमें बहुत सारी ऊर्जा स्टोर करी है। ये सब देखकर जोहान खुश हो जाता है और कहता है कि अब इसकी मदद से हम अपने जहाज़ों को कई दिनों तक एनर्जी दे सकते हैं। अब जंग का नक्शा पूरी तरह पलट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पैगी कार्टर, जो कि स्टीव रॉजर्स के ब्रुकलिन ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर इब्राहिम है, जहाँ पर सुपर सोल्जर प्रोग्राम शुरू होने वाला है। यहाँ पर हावर्ड स्टार्क भी होते हैं, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए मशीन बनाई होती है।
स्टीव रॉजर्स की बॉडी के अंदर सीरम डाल दिया जाता है, जिसके बाद उसे हॉवर्ड स्टार्क द्वारा बनाई गई मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर बीटा रेस छोड़ी जाती है। धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ाई जाती है और जब 70% पर पहुंचती है तो यहाँ पर मशीन से चिंगारियां बाहर निकलने लगती है। डॉक्टर इब्राहिम इसे रोकने को कहते हैं, पर अंदर से स्टीव उन्हें मना कर देता है कि वो अभी इसे सह सकता है। उसके बाद हॉवर्ड स्टार्क उसे 100% पर ले जाते हैं। कुछ देर बाद मशीन अपने आप ही बंद हो जाती है और जब उस चैम्बर को खोला जाता है जिसके अंदर स्टीव रॉजर्स होता है तो वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। पहले वो कमज़ोर शरीर का एक दुबला पतला लड़का होता है, लेकिन अब वो बहुत ही मस्कुलर बॉडी का बन चुका होता है, जिसकी शारीरिक रचना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। यानी कि इनका सुपर सोल्जर बनाने का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। यानी कि इनका सुपर सोल्जर बनाने का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। इसके कारण वहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी यहाँ का एक आदमी जो कि जुहान का आदमी होता है वो वहाँ पर ब्लास्ट करता है और सीरम की जो लास्ट ट्यूब होती है उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। साथ ही साथ में वो वहाँ पर डॉक्टर इब्राहिम को गोली भी मार देता है, जिसके कारण उनकी वहाँ पर ही मौत हो जाती है। स्टीव रॉजर्स उस आदमी के पीछे जाता है जहां स्टीव रॉजर्स को पहले भागने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब वो गाड़ी से भी तेज भागता है और जल्द ही उस आदमी तक पहुंच जाता है और लड़ाई के दौरान वो सीरम की आखिरी ट्यूब भी टूट जाती है। स्टीव उस आदमी से उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो साइनाइड खाकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो कहता है जय हाइड्रा। हाइड्रा हिटलर का वो टेररिस्ट ग्रुप है जिसका कमांडर जुहान है। वहीं दूसरी तरफ जुहान को दिखाया जाता है जिसने टेसरेक्ट की मदद से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हथियार बना लिए होते हैं और उसके बाद वो वहाँ पर हिटलर के कुछ खास आदमियों को मार देता है क्योंकि उसे हाइड्रा का लीडर बनना था। वहीं दूसरी तरफ स्टीव रॉजर्स दिखाया जाता है जो कि अपने ब्लड का सैंपल दे रहा था क्योंकि सीरम की आखिरी बोतल भी टूट चुकी होती है। इनके पास सीरम का कोई और सुपर सोल्जर्स नहीं बना सकते हैं। इनके पास पहला और आखिरी सुपर सोल्जर स्टीव रॉजर्स ही है। स्टीव रॉजर्स ने जिस बहादुरी के साथ पब्लिक के सामने युहान के आदमी को पकड़ा था, इसके कारण स्टीव रॉजर्स पब्लिक के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। उसकी अखबार में फोटो भी छपी थी। इसलिए उसका सीनियर उससे कहता है कि अगर जंग में तुम अपने दोस्तों की अपने साथियों की मदद करना चाहते हो तो इसका एक तरीका है। और अब हमें दिखाया जाता है कि स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका की ड्रेस पहनाकर जगह जगह भेजा जाता है जहां पर वो पब्लिक से अपील करता है कि वो और ज़्यादा बॉन्ड्स खरीदें ताकि सरकार के पास पैसा आए जिससे वो असला बारूद खरीद सके। लेकिन स्टीव रॉजर्स को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। स्टीव रॉजर्स को उस जगह के बाद दूसरी जगह भेजा जाता है जहां पर पूरी बटालियन होती है। वो सब के सब स्टीव रॉजर्स का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो एक ड्रामा करने वाले से ज़्यादा कुछ नहीं था, जिससे स्टीव रॉजर्स को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो एक सिपाही यानी कि एक सोल्जर बनना चाहता था। शो के बाद उसके पास पैगी कार्टर आती है जिससे उसे पता चलता है कि उसका दोस्त बकी जिस बटालियन में था उस बटालियन को हाइड्रा के ऊपर हमला करने के लिए भेजा गया था, लेकिन सारी बटालियन मारी गई और जो लोग बचे थे उसे हाइड्रा ने बंदी बना लिया। इस बात को सुनने के बाद स्टीव रॉजर्स अपने सीनियर के पास जाता है जहां पर उसका सीनियर उसे बताता है कि यहाँ पर दुश्मनों की बहुत भारी किलाबंदी है। अगर उन्होंने वहाँ पर अपने सिपाहियों को भेजा तो वो सारे सिपाही मारे जाएंगे। लेकिन स्टीव रॉजर्स अपने दोस्त बकी को बचाना चाहता था। वो पैगी कार्टर की मदद से प्लेन से वहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद वो प्लेन से कूदकर हाइड्रा की लैब में पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आधुनिक हथियार होते हैं जो सभी टेसरेक्ट की एनर्जी से चलते हैं। कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स यहाँ पर अपने सभी साथियों को बचा लेता है। उसके बाद वो बकी के पास जाता है जो कि साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। स्टीव रॉजर्स उसे भी बचा लेता है। बाकी सभी पहले ही निकल चुके होते हैं। वो बकी को लेकर वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी उनके सामने युहान आ जाता है। वो अपने चेहरे से मास्क उतारता है और जब वो मास्क उतारता है तो उसका चेहरा हमें देखने को मिलता है जो कि लाल कलर का हड्डी का एक ढांचा होता है जिसका नाम होता है रेड स्कल। वो पहले डॉक्टर इब्राहिम के साथ ही काम करता था और जब उनका सीरम पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था उसने तब रेड स्कल ने अपनी बॉडी में उस सीरम को इंजेक्ट कर लिया था, जिसके कारण उसकी बॉडी में ताकत तो आ गई लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी थे जिसके कारण इसकी बॉडी पूरी तरह से लाल पड़ गई और एक हड्डी के ढांचे में परिवर्तित हो गई। रेड स्कल वहाँ से अपने वैज्ञानिक के साथ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव रॉजर्स भी अपने दोस्त बकी के साथ वहाँ से निकल जाता है और उसके साथ जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सभी को वहाँ कैद से छुड़ाकर वापस अपने साथ अपने सेंटर पर ले जाता है जहाँ पर कर्नल उसके इस काम से बहुत खुश होते हैं। असल में कर्नल स्टीव पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उसके इस काम के बाद कर्नल को उस पर पूरी तरह विश्वास हो चुका है। स्टीव रॉजर्स पैगी कार्टर को बताता है कि जब वो हाइड्रा में गया था तब उसने वहाँ पर कुछ निशान देखे थे जो कि उसे पूरा भरोसा है कि वह वो स्थान है जहाँ पर हाइड्रा अपने हथियार बनाता है। उसका प्लान वहाँ पर हमला करने का था जिसके लिए वो कर्नल के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो वापस उसी जगह पर जाना चाहता है उस टीम के साथ जिसे वो बचा कर लाया है।
इसके बाद वो हॉवर्ड स्टार्क के पास जाता है। हॉवर्ड स्टार्क बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नई शील्ड्स बनाई हैं, लेकिन वहाँ पर कैप्टन अमेरिका को एक दूसरी शील्ड दिखाई देती है। वह उसके बारे में पूछता है। हॉवर्ड स्टार्क बताते हैं कि ये एक बहुत ही नायाब धातु से बनी है जिसका नाम है वाइब्रेनियम, जो कि धरती पर ना के बराबर पाई जाती है। जितनी भी अभी कैप्टन अमेरिका के हाथ, बस पूरी पृथ्वी पर इतनी ही वाइब्रेनियम है। कैप्टन अमेरिका इसी शील्ड को अपनी ढाल के रूप में चुनते हैं और अब कैप्टन अमेरिका अपने साथियों के साथ वही मिशन पर निकल जाता है। वो हाइड्रा के कई अड्डों को निस्तनाबूद कर देता है। वहीं कैप्टन अमेरिका और पैगी कार्टर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। उसके बाद कैप्टन अमेरिका अपने कुछ खास लोगों को लेकर एक खास मिशन की तरफ जाता है। वो लोग यूहान के खास वैज्ञानिक डॉक्टर जोरा को पकड़ने के लिए जाते हैं, जो कि ट्रेन की मदद से कहीं जा रहा होता है। कैप्टन अमेरिका अपने सभी साथियों के साथ ट्रेन के अंदर एंटर कर जाता है। वो डॉक्टर जोरा को पकड़ लेता है, लेकिन उसका दोस्त बकी ट्रेन के बाहर ही फंस जाता है। कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त बकी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जिस हैंडल को पकड़कर बकी लटका था वो हैंडल अचानक से टूट जाता है, जिसके कारण बकी अब बहुत गहरी खाई में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोरा, जिसे कैप्टन अमेरिका ने पकड़ा था, अब वो कर्नल को बता रहा है कि बहुत जल्द रेड स्कल दुनिया की बड़ी बड़ी सिटीज़ के ऊपर बॉम्ब गिराने वाला है, जिससे वो सभी सिटीज़ को एक ही बार में ख़त्म कर देगा। कैप्टन अमेरिका अपने साथियों के साथ वहाँ पर जाता है जहाँ पर कैप्टन अमेरिका अपने साथियों के साथ हाइड्रा के अड्डे पर जाता है जहाँ पर रेड स्कल होता है। रेड स्कल यहाँ से टेसरेक्ट और ख़तरनाक हथियार लेकर एक प्लेन की मदद से निकल जाता है, पर तभी कैप्टन अमेरिका पैगी कार्टर की मदद से उस प्लेन तक पहुँच जाता है और अब कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल के बीच में बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड को रेड स्कल की तरफ फेंकता है, जो कि टेसरेक्ट वाली मशीन से जाकर टकरा जाती है। लड़ाई के दौरान कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड को रेड स्कल के ऊपर फेंकता है, जो कि उस मशीन के ऊपर जाकर लगती है जिसके अंदर टेसरेक्ट होता है। टेसरेक्ट मशीन से बाहर आ जाता है। रेड स्कल टेसरेक्ट को अपने हाथ में लेता है, लेकिन वो उसकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। टेसरेक्ट की एनर्जी से स्पेस में एक वर्म होल खुल जाता है, जिसके अंदर रेड स्कल चला जाता है। थोड़ी ही देर में टेसरेक्ट एरोप्लेन को चीरते हुए नीचे से गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्द ही समझ जाता है कि अब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो पैगी कार्टर को रेडियो की मदद से बताता है कि ये अब न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा है और अगर कैप्टन अमेरिका को लोगों को बचाना है तो उसे प्लेन को क्रैश करना पड़ेगा। पैगी कार्टर उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, पर कैप्टन अमेरिका अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। वो आर्कटिक में प्लेन को क्रैश कर देता है और कुछ ही देर के अंदर प्लेन पूरा का पूरा बर्फ के अंदर समा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉवर्ड स्टार्क को टेसरेक्ट मिल जाता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद जर्मनी की हार हो जाती है और वर्ल्ड वार 2 खत्म हो जाता है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका की आँख एक हॉस्पिटल के अंदर खुलती है। अगले ही पल कैप्टन अमेरिका के सामने एक नर्स आती है। कैप्टन अमेरिका उससे पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, तब वो बताती है कि तुम न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में हो। कैप्टन अमेरिका को उस नर्स पर शक हो रहा था क्योंकि रेडियो पर जिस मैच की कमेंट्री चल रही थी वो सन 1991 में हुआ था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। और जब वो न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर पर आता है तो वहाँ पर उसे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली बदली दिखाई देती हैं। अगले ही पल उसके सामने निक फ्यूरी आता है, जो कि उसे बताता है कि तुम्हारा क्राफ्ट आज से 70 साल पहले क्रैश हुआ था और तुम पिछले 70 सालों से बर्फ़ के नीचे दबे हुए थे, लेकिन तब भी जिंदा थे। ये सब मैं तुम्हें धीरे धीरे बताने वाला था, लेकिन तुम खुद ही ये सब देखकर बहुत जल्दी समझ गए क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत ही तेज है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास काम है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। कमेंट में ज़रूर बताएं मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।